उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल में मुख्यमंत्री की दृष्टि और प्रशासनिक समन्वय की भूमिका पर इस समय अपनी बात रखने के लिए हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी के माननीय सलाहकार अवनीश अवस्थी जी भी मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत के इस मंच पर हमारे बीच में आने के लिए। और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी अनामिका पांडे। टॉपिक है सीएम को सम्मति, उत्तर प्रदेश की उन्नति। सीएम को सम्मति, सभी को ये लगता है कि आखिर मुख्यमंत्री को कैसे मनाया जाए, मुख्यमंत्री से कैसे बात की जाए, बड़ा चैलेंज होता है और वो जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कैसे मनाते हैं हर चीज के लिए? देखिए, मैं तो एक ब्रॉड विजन की पहले बात करूंगा। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला और मैं एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात करता हूं, टूरिज्म की बात करता हूं। और आप देखिए उनका कितना विजन डीप है। मैं पहले भी 2 साल टूरिज्म कर चुका था और 2017 में फिर मैं टूरिज्म सेक्रेटरी बना। तो मैंने सर से कहा कि टूरिज्म में हमें क्या करना चाहिए। और सर चूँकि टूरिज्म से बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं, उनकी ये मानना है कि हमारे प्रदेश में राम है, हमारे प्रदेश में जो है काशी धाम है, हमारे प्रदेश में कृष्ण है, हमारे प्रदेश में बुद्ध हैं, हमारे प्रदेश में कबीर हैं, सूरदास है, न जाने कितने संत, महात्मा, तुलसीदास, सभी लोग हमारे प्रदेश में, वाल्मीकि हमारे प्रदेश के हैं। तो निश्चय ही हमारे प्रदेश को आगे होना चाहिए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 2017 में जब पहली बार टूरिज्म की समीक्षा हुई तो उन्होंने कहा कि आपका पोटेंशियल जो है उसका मात्र 2% ही जो है आप अचीव कर रहे हैं। और उस कड़ी से फिर उन्होंने शुरू किया पूरी अभियान की और मार्गदर्शन पूरे प्रदेश को दिया, हर विभाग को दिया। और टूरिज्म में भी हम लोगों ने अपने हिसाब से काम करना शुरू किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 5 साल में हमारा जो बजट था टूरिज्म का 10 गुना बढ़ गया। यानी 200 करोड़ प्रति वर्ष का जो बजट था वो 2000 करोड़ से ज़्यादा का हुआ। और उसी कड़ी में अयोध्या के तमाम सारे कार्यक्रम हुए, दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ। और एक आगे हम देख भी रहे हैं 23, 24, 25 तारीख को जी दीपोत्सव अभी हाल में फिर से होने जा रहा है। बिल्कुल विश्व का सबसे बड़े आयोजनों में से एक दीपोत्सव हो गया। इसके बाद जो है आप देव दीपावली और वाराणसी का पूरा टूरिज्म डेवलपमेंट देखेंगे, वहाँ काशी धाम का डेवलपमेंट देखेंगे, विंध्य का डेवलपमेंट देखेंगे। 2019 का स्वच्छ, दिव्य, भव्य, सुरक्षित कुंभ हुआ और 2019 के कुंभ की लकीर से कहीं बड़ी लकीर अब 2025 के कुंभ में जहाँ 66 करोड़ लोग आए वो भी स्थापित हुआ। और उसके साथ साथ आप देखेंगे ब्रिज के क्षेत्र में तमाम सारा काम हुआ है। वहाँ जो है ब्रिज तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि हर जनपद में, हर माननीय विधायक के क्षेत्र में भी टूरिज्म डेवलपमेंट फील्ड तक जाना शुरू हुआ। आज हमारा जो टूरिस्ट फुटफॉल है पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। हम 2017 में तीसरे नंबर पर थे और आज की तारीख में जिस रूप में हम देखें टूरिज्म से जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिला है, एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट मिला है, टूरिज्म से जो एक हमारी स्टैंडिंग बनी है वो निश्चित ही बहुत बड़ी है। और मुझे बताने में ये भी खुशी है चूँकि आपका चैनल है कि 2017 में पहली बार जब दीपोत्सव हुआ था तो दीपोत्सव पहली बार अयोध्या में दिवाली में कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम में जो है बड़े बड़े लोग हो, मुख्यमंत्री हो। और अगले साल तो कार्यक्रम में कोरिया की फर्स्ट लेडी भी आई थी। लेकिन पहले साल के कार्यक्रम में पूरे विश्व में 186 चैनल्स ने इसको कवर किया। तो ये इस प्रदेश की महिमा है और इस प्रदेश का विकास है और इस प्रदेश का विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान है। सर, हमारी उत्तर प्रदेश की लड़कियां प्रदेश में भी काम कर रही हैं, देश में भी काम कर रही हैं, विदेश में भी काम कर रही हैं, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश में रहते हुए इतने अवसर पढ़ने के लिए, आप भी उत्तर प्रदेश की हैं सर? मैं तो नोएडा में काम कर रही हूँ, इसीलिए क्योंकि यहीं पली हूँ, यहीं बड़ी हूँ, बार बार ये बात कह रही हूँ। और मैं खुद बदलाव को महसूस कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के। लेकिन आपने कितना बदलाव महसूस किया है 2017 से अब? देखिए, उत्तर प्रदेश में 3-4 जो पर्टिकुलर वर्टिकल्स हैं उन पर काम हुआ है। समय बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन गवर्नेंस में बहुत सुधार हुआ है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जीरो टॉलरेंस टू क्राइम एंड क्रिमिनलिटी का हुआ है। आज अगर हम अपना क्रिमिनल रेट देखें
तो पूरे देश में अभी हाल में ही आंकड़े आए थे, पूरे देश में हमारा पर कैपिटा जो क्रिमिनल रेट है 25वें, 26वें, 27वें स्थान में है आउट ऑफ द 35 स्टेट्स। तो हमारा क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है वो मजबूती से काम कर रहा है। महिला और जो बच्चों का अपराध है उसमें सबसे ज़्यादा कन्विक्शन रेट यूपी में है। कई मामलों में तो 2-2 महीने में फांसी की सज़ा हो गई है। तो एक रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी, ये पूरा एरिया हुआ है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखें तो इतने बढ़िया एक्सप्रेसवेज पूरे देश में नहीं हो सकते। तो दूसरा पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा पार्ट है सोशल सेक्टर में। अगर हम देखें तो हर वृद्ध को अब पेंशन मिल रही है, हर विडो को पेंशन मिल रही है, हर जो है मैंने बहुत लंबा समय दिव्यांगों के बीच में काम किया, दिव्यांगों के लिए हर तरह की योजना बन रही है। इसके साथ साथ हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें उसमें बहुत सुधार हुआ है, हर प्राइमरी स्कूल में सुधार हुआ है, अब माध्यमिक स्कूलों में सुधार हो रहा है, नई यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। तो हर क्षेत्र में जो है सोशल सेक्टर में भी सुधार हो रहा है। और ये पूरा जो मूवमेंट है ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ का मूवमेंट है। हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो प्रधानमंत्री जी का एक विकसित भारत का सपना है 2047 का, उसी की कड़ी में विकसित यूपी का जो है अब पूरी योजना मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। उसका पहला चरण है कि हम 1 ट्रिलियन पर पहुंचे और अंततोगत्वा 2047 तक 6 ट्रिलियन तक जाकर आगे बढ़ें और हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार भी दें, उनकी इनकम को भी आगे बढ़ाएं, ईज ऑफ लिविंग भी सुनिश्चित करें और प्रदेश को देश में अग्रणी स्थान पर लेकर आए। सर, इस सेशन को वाइंड अप करूं, बस 2 लाइन में। यहाँ जो युवा बैठे हैं उनके लिए एक मंत्र चाहूंगी, मुझे वाइंड अप के लिए बोला जा रहा है। आपकी तरह सफल कैसे बन सके, सीएम को सम्मत बनने का कितने यहाँ युवा है, कितने यहाँ युवा है, जरा हाथ खड़ा करें। कितने युवा ऐसे हैं जो 12 घंटे काम करते हैं डेली? बहुत कम हाथ खड़े हो रहे हैं। हम भी करते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी से सीखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी से सीखिए। पूरे 24 घंटे वो देश की सेवा में, प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं। तो जहां हमारे लीडर्स इतनी मेहनत हमारे देश और प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं, तो युवा अगर हमको 2047 तक ले जाना है, हम तो आज जो है 62-63 साल के हैं, 2047 तक बचेंगे नहीं बचेंगे कह नहीं सकते, लेकिन आप जितने युवा हैं 2047 में लगभग 40 और 50 के बीच में होंगे। तो निश्चय ही आपके बल पर देश आगे बढ़ेगा। बिना मेहनत किए हुए, बिना अच्छी पढ़ाई किए हुए, बिना खेलों में पूरा योगदान दिए हुए, हर तरह की एक्टिविटी में जो है काम करते हुए, इनोवेशन की सोच में और एक कोलैबोरेटिव एफर्ट अगर आप करेंगे, आप अगर पढ़ रहे हैं तो साथ में सभी साथियों के साथ पढ़ें, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं अच्छे से अच्छा करें। और अगर आप लोग अच्छा करेंगे, अच्छे स्किल्स लेंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं विशेष रूप से यहाँ कहना चाहूँगा लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि उनको लिए भी 7वां आसमान है। आज की हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, लड़कियाँ हैं, वो बहुत अच्छा कर रही हैं और विश्व में भी अपना नाम करेंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले आपका रिपब्लिक भारत के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। सर, पीछे वॉल पर लिखा हुआ है सुरक्षा की गारंटी और सशक्त होता उत्तर प्रदेश। लगातार उत्तर प्रदेश में निवेशक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे निवेश के अवसर खुल रहे हैं। इस तरक्की के बीच सबसे महत्वपूर्ण सर ये है कि सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश की कैसी है, कानून व्यवस्था कैसी है, जिसका पूरा प्रभार आपके कंधे पर है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त अगर मैं बात करूं आपसे कानून व्यवस्था को लेकर, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो कितनी मजबूत आपने कर दी है, आगे चुनौतियां क्या हैं, एक बार विस्तार से बताइएगा। किसी भी समाज की प्रगति के लिए, इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए सुरक्षा एब्सोल्युटली एसेंशियल है। यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और लगातार सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स किए गए, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग किए गए, ताकि सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। इसके लिए ऑल राउंड काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट हो,
आपको जानकारी होगी कि पुलिस में बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज थी, जिसके कारण पुलिस का कार्य प्रभावित होता था। रिक्रूटमेंट्स ट्रांसपेरेंट हुए, ट्रेनिंग पर जोर दिया गया, पुलिस के हर आयाम पर, चाहे वो रिस्पांस हो, पुलिस के रिस्पांस टाइम पर खास जोर दिया गया। उसके लिए आज जो 112 का सिस्टम है वो देश का सबसे फास्टेस्ट रिस्पांस टाइम वाला सिस्टम है, और ये एवरेज रिस्पांस टाइम अगर कोई भी व्यक्ति 112 को कॉल करता है तो 7 मिनट के आसपास में पुलिस मौके पे पहुंच जाती है। इसके अलावा माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया गया, और माफियाओं के विरुद्ध अभियान के बारे में खास करके कहना चाहूँगा कि ये इसकी रणनीति में स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स दोनों इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी का बड़ा महत्व है, और स्ट्रैटेजी हमेशा टॉप लेवल पे बनती है। तो इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी रणनीति बनाई, ऐसा सिस्टम बनाया कि सभी विभाग एक साथ काम करें, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो, पुलिसिंग हो, रेवेन्यू सिस्टम हो, इन सभी ने मिलकर माफिया को यूपी से धराशायी किया। लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़े स्ट्रिक्ट नियम बनाए गए। यहाँ आपको मालूम है कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की वसूली, किसी प्रकार की गुंडागर्दी, ब्लैकमेलिंग यहाँ अलाउड नहीं है। और यही कारण है कि अब यूपी में एक निवेश का माहौल है। यहाँ हमारी लड़कियाँ ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, बच्चियाँ स्कूल जा सकती हैं, कहीं भी किसी को किडनैपिंग का भय नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये माहौल आगे ही बना रहेगा और ये यूपी के विकास में योगदान देता रहेगा। जी अमिताभ सर, मैं शुरुआत की बात करूंगा। जब योगी सरकार सत्ता में आई उस वक्त बहुत सारी चुनौतियां थी प्रदेश के अंदर, खासतौर पर पूर्वांचल और अवध के हिस्सों की हम बात करें तो वहां पर कई ऐसे माफिया थे जिनको सत्ता का संरक्षण भी प्राप्त था। यहाँ तक कि अगर मैं ठीक हूं तो जब अतीक अहमद को पुलिस अभिरक्षा में जेल से प्रयागराज लेकर आया जा रहा था तो जो पुलिस की टीम उनके साथ मौजूद रहती थी वो बाकायदा अपने नेम प्लेट तक हटा देती थी। वो माहौल डर का माफियाओं को लेकर, उस माहौल को बदलने में जो मुख्य चुनौतियां सर आई हों लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने में, उस माहौल को बदलने में। माफियाओं के राज के बारे में आपको जानकारी है कि लगभग हर डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा माफिया हुआ करता था जो डिस्ट्रिक्ट की पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था, चाहे वो सोशल लाइफ हो, इकोनॉमी हो, रोजगार हो। इसलिए ये मजबूरी थी कि लोगों की कि वो माफिया पर डिपेंडेंट हो। इस डिपेंडेंस को पूरी तरह से हटा दिया गया जब रोजगार ट्रांसपेरेंट हो गए और ठेके पट्टों में ट्रांसपेरेंसी लाई गई तो माफिया का होल्ड कम हुआ। लेकिन इनके वाइस लाइक ग्रिप को रिमूव करने के लिए इनका फिजिकल रिमूवल जरूरी था। इनके अपराधों को रजिस्टर करके उनमें ऑपरेशन प्रोसिक्यूशन यानी ऑपरेशन कन्विक्शन चला करके इन सभी को सज़ा दिलाई गई, माफियाओं को जेल के अंदर भेजा गया। इसके बावजूद कुछ माफिया अपराध करते रहे, जेल से भी अपराध संचालित करते रहे, तो जेल में भी काफ़ी सख्ती की गई और इस कारण अब उनके हाथ पैर जेल के बाहर नहीं फैल पा रहे हैं और जो जेल में है वो जेल से अपना साम्राज्य नहीं चला पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने वालों के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई हुई और जैसा आपने बरेली में देखा कि इस प्रकार की घटनाएं ऐसा नहीं कि पहली बार हुई, लेकिन पूर्व में इस प्रकार के अपराधियों को या तो प्रशासन से छूट मिल जाती थी या न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये कोशिश है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि कोई भी चाहे वो क्राइम करने की कोशिश करे, लोगों को धमकाने की कोशिश करे या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, उस पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति प्रभावी होगी।
अमिताभ जी, इस वक्त एक मुद्दा पूरे प्रदेश में चल रहा है बहुत जोर शोर से, प्रदेश क्या पूरे देश में, धार्मिक आस्था बनाम कानून व्यवस्था का मुद्दा, जिसके चलते बरेली में उपद्रव भी हुआ। और इस उपद्रव में सर एक चीज ये खुलकर सामने आई कि ये सब कुछ सुनियोजित था। इंटेलिजेंस को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर शायद वहां पर इंटेलिजेंस थोड़ा सा और मजबूत होता तो बरेली में जो हुआ उसे रोका जा सकता था। ये जो मुद्दा है पूरी तरह से मिसअंडरस्टूड है जी। इसकी शुरुआत कानपुर से हुई। कानपुर में रावतपुर नाम का एक मोहल्ला है जो बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ जो 12 वफात के कार्यक्रम हुए उसमें उन 12 वफात का टेंट जो अपने ट्रेडिशनल जगह है वहाँ से अलग लगा दिया गया और साथ ही जो लाइटिंग भी की गई थी वो थोड़ी दूरी पर की गई थी। इस पर स्थानीय लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और पुलिस ने इस टेंट को और लाइटिंग को सही जगह लगवा दिया। इसके बाद जो 12 वफात का जुलूस निकला उसमें कुछ उद्दंड लड़कों ने रावतपुरा मोहल्ले के में लगे हुए हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर को फाड़ दिया। इस कारण से मुकदमा दर्ज हुआ। तो मैं आपको फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें किसी भी व्यक्ति और उसके रसूल के प्यार के बीच में कोई नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको प्रोजेक्ट ऐसा किया जैसे पुलिस या कोई अन्य व्यक्ति आई लव मोहम्मद के बोर्ड के पीछे पड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ जो शरारती तत्व हैं उन्होंने जो हमारे सोसाइटी में जो वल्नरेबल एलिमेंट्स हैं उनको भड़काने की कोशिश की और इस भड़काने को रोकने के लिए इस तरह के भीड़ को जमा होने देने से रोकने के लिए पुलिस ने इंतज़ाम किए थे। पुलिस के पास पूरी इंटेलिजेंस मौजूद थी। पुलिस ने ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास भी किया कि मुद्दे वो नहीं है जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इस तरह के शरारती तत्व हैं उनका काम शरारत है। उन्होंने अपना काम किया तो फिर पुलिस ने अपना काम किया और मुझे पूरा विश्वास है कि अब इस तरह की अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की नीति को अब पुनः कोई टेस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। अमिताभ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ होती कानून व्यवस्था का पूरा विस्तार बताने के लिए। जी धन्यवाद। जय हिंद। आगे का हमारा जो विषय है वो है हर घर उजाला हर घर उल्लास। इस अहम मुद्दे पर हम प्रकाश डालेंगे क्योंकि ऊर्जा किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र के विकास का एक महत्वपूर्ण सहारा होता है। और इस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए हमारे साथ यूपीपीसीएल के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश ने जो तरक्की की है उसका अंदाज़ा अब इससे लगा सकते हैं कि जहां पहले जब बिजली आती थी तो वो खबर बनती थी, अब प्रदेश में जब बिजली जाती है चाहे 5 मिनट के लिए चली जाए शहर में और 10 मिनट के लिए चली जाए तो वो खबर बनती है। अब खबर जब अखबार में छपती है कि साहब फलां जगह पर बिजली के कारण हाहाकार हो गया और जब अंदर उसमें पढ़ें कि साहब 10 मिनट के लिए लाइट कटी थी और लोगों में हाहाकार मच गया 10 मिनट में, तो वाकई में उसमें दोनों अनुभूति होती हैं। एक तरफ तो हमें ये प्रेरणा मिलती है और चुनौती मिलती है कि ये जो ट्रिपिंग 10 मिनट की भी है इसको भी हमें ख़त्म करना है, और साथ ही साथ एक ये सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि इसी प्रदेश में हमने वो दिन देखे हैं कि जब दिन में 6, 8, 10 घंटे ही लाइट आती थी बड़े शहरों में भी, और अब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लाइट अगर जाती है तो वो बड़ी खबर का हिस्सा बनती है। लेकिन हमें अपनी चुनौती को स्वीकार करना है। जैसे जैसे व्यवस्था में सुधार हो रहा है वैसे वैसे जनता की जो अपेक्षा है, जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ रही है और वो वाजिब भी है, क्योंकि विकसित राष्ट्र के लिए, भारत को अगर एक विकसित देश बनना है तो हमें अपनी जो बिजली की सप्लाई है उसको 24 घंटे और पूरी तरह से रिलायबल सप्लाई के रूप में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। कुछ आंकड़े मैं मोटा मोटा बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में अब हम यूपीपीसीएल की ओर से 3 करोड़ 61 लाख कंज्यूमर्स को बिजली देते हैं, जो विश्व में सबसे बड़ा बिजली का तंत्र है।
इसमें लगभग 86% हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं और वो 46% एनर्जी हमारी लेते हैं। कॉमर्स और इंडस्ट्री का जो रेशियो है वो केवल 28% है पूरे एनर्जी में, जबकि जो और विकसित राज्य हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर कॉमर्स और इंडस्ट्री का रेशियो महाराष्ट्र में 48% है, गुजरात में 63% है। तो इसके कारण जो है थोड़ा सा जो एनर्जी मिक्स है उसमें बहुत अंतर है, उसके कारण से टैरिफ में, उसी के कारण से कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में और कॉस्ट ऑफ सप्लाई में बहुत अंतर आता है। लेकिन जो भी हमारे सेक्टर की चुनौतियां हैं उनको पूरी तरह से हम लोग जो है सामना करते हुए जनता को अच्छे से अच्छी बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भारत सरकार के एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण योजना थी RDSS, उसमें उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर आया है और इसके लगभग 90% से अधिक काम हम लोगों ने कर लिए हैं। वर्तमान में स्मार्ट मीटर का काम पूरे प्रदेश में जोर शोर से चल रहा है। जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं उनको स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे कि भ्रांतियां लोगों में फैली हैं कि साहब जो है स्मार्ट मीटर तेज चलता है। आपको याद होगा जब पहले मैकेनिकल मीटर होता था, जो चक्के वाला मीटर होता था, जब उसको इलेक्ट्रॉनिक मीटर से कन्वर्ट किया जा रहा था तब भी ये भ्रांतियां फैलाई गई थी कि जो नया मीटर है तेज चलता है। तो जो स्मार्ट मीटर है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इस बात का है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर में हमारा मीटर रीडर जाके रीडिंग लेता है, स्मार्ट मीटर में सिम कार्ड लगा होता है, स्मार्ट मीटर में कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी होती है, तो उससे वो जो रीडिंग है हमारे कंट्रोल रूम में डायरेक्ट भेज देता है। तो मीटर रीडर को आपके यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गलत रीडिंग की जो संभावना है वो ख़त्म हो जाती है। प्रदेश में अगले 10 साल के लिए बिजली की जितनी भी ज़रूरत है, हमारी जो पीक डिमांड है लगभग 45,000 मेगावाट पहुँच जाएगी। उसके लिए हम लोग पूरे प्रयासरत हैं कि उसके लिए बिजली की कोई कमी ना आने पाए। तो उसके लिए जो भी ऊर्जा का हमें समझौते करने हैं, PPAs करने हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के हों, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, पंप स्टोरेज हो, बैटरी स्टोरेज हो, या थर्मल पावर प्लांट हो, या हाइड्रो पावर प्लांट हो, उस सभी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और अगले 10 वर्ष की जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उसके लिए हम लोग PPA कर रहे हैं, जिससे कि प्रदेश में ऊर्जा की जो प्रदेश में विकास की गतिविधियां बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री आ रही है और लोगों को कॉमर्स में या डोमेस्टिक में बढ़ती हुई डिमांड है उसको हम पूरा कर सकें। 2034-35 तक की डिमांड हमने उसका प्रोजेक्शन लिया है और उसके लिए जितनी भी ऊर्जा की ज़रूरत है उसको हम अभी से पहले से इंतज़ाम करके रख रहे हैं, जिससे कि कोई उस समय परेशानी ना हो। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि अभी हम लोगों ने सोलर बिड्स निकाले थे 2000 मेगावाट के, और उसमें हमें पूरे देश में सबसे कम रेट प्राप्त हुए। इसी तरह से पंप स्टोरेज के भी हम लोगों ने 3000 मेगावाट के बिड निकाले थे, 3000 मेगावाट के बिड और निकले हुए हैं, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छे रेट्स प्राप्त हुए हैं। तो ऊर्जा को सस्ते दरों पर खरीद कर जनता को उपलब्ध कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। नए पावर प्लांट प्रदेश में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जवाहरपुर, ओबरा, पनकी, घाटमपुर में ये सब नए पावर प्लांट प्रदेश में स्थापित हो गए हैं। उसकी वजह से हमें जो है गर्मियों में भी कोई परेशानी नहीं हुई है। हमने गर्मियों में, पूरी गर्मियों में कहीं भी कोई कटौती नहीं की है, और जो भी रोस्टर के अनुसार बिजली देनी चाहिए थी, हम रोस्टर के अनुसार बिजली देने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। एक बार पुनः मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश एक ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित हो रहा है, जहाँ पर बिजली की समस्याएं एक भूतकाल की समस्याएं बनती जा रही हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, बेहतर क्वालिटी की बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना, उसके लिए प्रदेश सरकार और UPPCL पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और साथ ही देश का जो एक नेट ज़ीरो का लक्ष्य है, क्लाइमेट गोल्स हैं, उसकी दिशा में भी UPPCL काम करने में के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।